अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करेंगे हमारे न्यू आर्टिकल के ऊपर दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। मतलब ये कि अगर मेरे पास एक सरफेस है और उस सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, यानी एक सरफेस ने एक चार्ज को अपने अंदर इंक्लोज किया हुआ है, तो फिर उसके अंदर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बेटा गौर करें, ये हमारे पास एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज रखा हुआ है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये बाहर की तरफ होती है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे इस सरफेस में से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर पास करेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बच्चे कहेंगे कि सर उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। वजह वजह ये है कि ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी जब भी फ्लैट सरफेस होगा तब तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, लेकिन जैसे ही सरफेस आपका फ्लैट की बजाय कर्व होगा तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे नीचे मैंने आपके सामने दो सरफेसेस बनाए हैं, वन इज अ फ्लैट सरफेस, तो यहाँ पर ये ई डॉट ए वाला फार्मूला लगता है, यानी मैं कहता हूं कि इस जगह पर ई डॉट ए वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अब ये दूसरी वाली जो सरफेस है दैट इज कर्व सरफेस, और यहां पर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये कर्व है, और जो बॉडी कर्व हो जाती है फिर उसमें वेक्टर एरिया को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला फार्मूला तो लगता है, लेकिन जो हमारे पास कर्व सरफेस है उसमें फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए वाला फार्मूला नहीं लगता। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास शेप मौजूद है, इस शेप का नाम हमारे पास होता है सफेयर। ये एक 3D सफेयर है, 3 डायमेंशनल सफेयर है, फुटबॉल की तरह का सफेयर है, और इसके सेंटर में हमने इस मकाम के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। अब बच्चे यहाँ गौर करें, सफेयर असल में एक कर्व सरफेस है। सफेयर आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि सफेयर इज अ कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस के ऊपर हम अपना फाई इक्वल्स टू ई ए वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के ऊपर ही लगता है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने सफेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कैसे लगाएंगे और सफेयर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा उसका तरीका क्या है, उसका तरीका बड़ा ही आसान है। उसका तरीका हम कहते हैं कि डिवाइड होल स्फेयर। आप पूरे स्फेयर को डिवाइड कर दें। किस तरीके से डिवाइड करें, इनटू n नंबर ऑफ पैचेस। पूरे स्फेयर को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दें। अब जब आप पूरे स्फेयर को इतने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो हर छोटा पैच तकरीबन फ्लैट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक पैच बना दिया, इसी तरह यहाँ पर हमने एक पैच बना दिया, इस तरह इस पूरे स्फेयर को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है। और जब आप ये देखेंगे ये जो पैचेस बनेंगे ये पैचेस फ्लैट होंगे, और फिर मैं सिर्फ इन पैचेस का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, और फिर इन पैचेस के एरिया को कैलकुलेट करके यहाँ पर फ्लक्स का फार्मूला लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पैच के एरिया को मैं बोलूंगा डेल A1, दूसरे पैच के एरिया को मैं बोलूंगा डेल A2, इसी तरह तीसरे पैच के एरिया को मैं बोलूंगा डेल्टा A3 एंड सो ऑन। n नंबर ऑफ पैचेस बनाए हैं तो आखिरी पैच को बोलूंगा डेल्टा AN। तो मैंने यहाँ पर किया ये है कि पूरे स्फेयर को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर दिया है। n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करने का मतलब है कि मैंने उसको बहुत सारे एरिया पैचेस में डिवाइड कर दिया है। डेल्टा A1 में कर दिया, डेल्टा A2 में कर दिया, डेल्टा A3 में कर दिया, एंड सो ऑन। कहां तक किया है, डेल्टा AN तक। अब यहां अगर गौर से आप बात को समझें तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इस जगह पर मैं जो वेक्टर एरिया अज्यूम करता हूँ, लेट्स से कि ये वो वेक्टर एरिया है, तो इस वेक्टर एरिया को मैं कहता हूँ डेल्टा A1। और अगर मैं वेक्टर एरिया बनाना चाहूँ तो आपको पता है मुझे यहाँ पर वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो ये मेरा वेक्टर एरिया आ गया डेल्टा A1। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो यहाँ पर मुझे इसके ऊपर भी एक वेक्टर एरिया इमेजिन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और वेक्टर एरिया बनाना पड़ेगा वेक्टर बनाकर। इस वेक्टर को मैं बोलूंगा डेल्टा A2। बिल्कुल इसी तरह ये थर्ड वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं मानूंगा E3, और इसके ऊपर भी मुझे एक वेक्टर एरिया इमेजिन करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करना ना मैंने, तो ये मेरे पास इसके ऊपर भी एक वेक्टर एरिया बनाऊंगा, और इस वेक्टर एरिया को बोलूंगा डेल्टा A3, एंड सो ऑन करते करते आखिरी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल सकता हूँ En,
और इसका जो वेक्टर एरिया होगा, इसका जो मैंने फ्लैट पैच बनाया होगा कुछ इस तरीके से, उस पैच को मैं बोलूंगा, जो कि वेक्टर एरिया इस तरीके से बनेगा, उसको मैं बोलूंगा डेल्टा ए एन। तो अब देखें मैंने एन नंबर ऑफ पैचेस अज्यूम कर ली है स्फीयर में, जो कि सारे के सारे फ्लैट है, और हर पैच में से फ्लक्स पास कर रहा है कोई ना कोई। जैसे इस पैच में से ये फ्लक्स पास कर रहा है, इसी तरह इस पैच में से ये फ्लक्स पास कर रहा है, इस पैच में से ये वाला फ्लक्स पास कर रहा है, और इस पैच में से ये वाला फ्लक्स पास कर रहा है, यानी कि हर पैच में से कोई ना कोई फ्लक्स पास कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैं आपसे कहता हूं आई वांट टू कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, तो मैं टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करूं? तो आप कहेंगे सर पहले में से जो फ्लक्स पास कर रहा है, दूसरे में जो फ्लक्स पास कर रहा है, तीसरे में से जो फ्लक्स पास कर रहे हैं, इनको ऐड करें एंड ऐड करते जाएं अप टू nth नंबर ऑफ पैच के फ्लक्स तक। सारे फ्लक्स जब ऐड हो जाएंगे तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा। तो वी विल कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, होता है E डॉट ए। यहां पर फाई वन जो है, फाई वन यानी पहला फ्लक्स, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और एरिया है डेल्टा A1। तो E डॉट ए जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस फ्लक्स 2 में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और एरिया डेल्टा A2। तो मैं यहां पर लिखूंगा E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस फाई 3 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 और एरिया है डेल्टा A3। तो मैं लिखूंगा प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 सो ऑन। मैं जाऊंगा फाई n तक तो मैं लिखूंगा प्लस फाई n की बात करूं तो En है और एरिया है डेल्टा AN। तो मैं लिखूंगा En डॉट डेल्टा AN। ये देखें ये आपके पास आ चुका है टोटल फ्लक्स, यहां पर ये टोटल फ्लक्स आपके पास आ चुका है। अब अगर आप फर्दर मूव करें और उसको फर्दर लेकर चलें, किस तरीके से हम मामलात को लेकर चलेंगे, तो यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों चीजों को आपने बहुत तवज्जो से समझना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। याद रखिएगा कि जो स्फीयर होता है, अब ये चार्ज हमारा सेंटर में पड़ा हुआ है और हर जगह का फासला स्फीयर की दीवारों का सेंटर से बराबर होगा। मतलब अब अगर आप यहां से चलना शुरू करें और इस कोने तक आए तो बराबर फासला होगा। यानी अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस रेडियस 1 मीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। इसका मतलब है पूरा स्फीयर जो है वो सेंटर से बराबर फासले के ऊपर होता है। यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, क्योंकि नीचे चार्ज, मेन वाला चार्ज सेम है। ये चार्ज चूंकि सेम है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब है कि यहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि यहां से हमें ये कंडीशन पता चलती है कि क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हमारे पास सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगी। यानी E1 will be equal to E2, that will be equal to E3 and so on, that will be equal to En। चूंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं तो सिंपली हम कह देते हैं कि ये सब E के बराबर हैं। क्योंकि सब बराबर है, E1 E2 लिखने का फायदा ही नहीं है, तो मैं कहता हूं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है। तो जहां जहां E1 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ E1 लिखा है, यहाँ E2 लिखा है, यहाँ E3 लिखा है, यहाँ En लिखा है, इनकी जगह पर हम सिंपली E लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे। वी विल राइट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E1 की जगह आ जाएगा E डेल्टा A1, E2 की जगह भी E आ जाएगा, साथ लिखेंगे डेल्टा A2, E3 की जगह भी E आ जाएगा, साथ लिखेंगे डेल्टा A3 एंड सो ऑन। En की जगह भी E आ जाएगा, साथ लिखेंगे डेल्टा AN। यहां से अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आती है तो आप टोटल फ्लक्स लेंगे और टोटल फ्लक्स में E को कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन टू डेल्टा AN। E को हमने यहां से कॉमन ले लिया। अब आपने इतने से फैक्टर को बड़े ध्यान से देखना है कि ये है क्या असल में। अगर गौर करें तो यहां पर सारे एरियाज ऐड हो रहे हैं। आप स्फीयर के टोटल एरिया को इस इलाके में ऐड कर रहे हैं। स्फीयर के टोटल एरिया को आप यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐड। इसका मतलब है मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू E इनटू, ये टोटल आपके पास क्या है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी
ये जितने भी एरियाज अगर आप ऐड करेंगे, सारे पैचेस के एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफेयर आ जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा E इंटू बेटा सरफेस एरिया ऑफ सफेयर, सफेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। दिस इज एक्चुअली द सरफेस एरिया ऑफ सफेयर। तो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफेयर का फार्मूला लगा दिया जो कि हमारे पास क्या है 4πr²। यहाँ एक छोटी सी बात याद रखेंगे, हम लोग ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है। हम करेंगे क्या कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को पुट करेंगे, और जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई की जगह आपके पास आएगा 1/4πε0 और मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है 4πr² के साथ। यहाँ पर ये r² से मर गया और 4π जो है वो 4π से मर गया, तो आपके पास टोटल फ्लक्स का फार्मूला आ चुका है। यानी अगर आपको सफेयर या किसी भी क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स निकालना है तो उसका फार्मूला है Q/ε0। अगर आप गौर करें तो इस फार्मूले में कहीं पर भी शेप के बारे में कोई फार्मूला नहीं आ रहा। देखें ना, सफेयर की शेप का फार्मूला 4πr² था, लेकिन आखिरी फार्मूले में जो आपका मेन फार्मूला बना है टोटल फ्लक्स का, उसमें ये 4πr² नहीं है। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सफेयर के लिए हो, बल्कि ये वाला फार्मूला किसी भी क्लोज शेप के लिए हो सकता है। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया, लेकिन याद रखें ये टोटल फ्लक्स का फार्मूला कब आएगा, ये वाला फार्मूला कब लगेगा, व्हेन एवर देयर इज वैक्यूम, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम का फार्मूला है। लेकिन अगर आप मीडियम की बात करें कि अगर आपके पास कोई और मीडियम आ जाता है वैक्यूम के अलावा, तो फिर आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी लगती है, यानी एप्सिलॉन आर लगता है। तो मीडियम के लिए बच्चों याद रखें यही वाला फार्मूला आपका टोटल फ्लक्स का फार्मूला बनेगा चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट के साथ फिर बेटा याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर भी आता है। ये मीडियम के केस में भी फार्मूला याद रखें, आपकी बुक में तो नहीं लिखा लेकिन एंट्री टेस्ट के वाले से आपने ये छोटी मोटी बातें याद रखनी होती हैं। मीडियम में फार्मूला होगा Q/ε0 इंटू एप्सिलॉन आर, जबकि वैक्यूम के केस में फार्मूला होगा Q/ε0। अब इस फार्मूले की डेरिवेशन तो बड़ी आसान है, आपने स्टेप बाय स्टेप देखी है, डेरिवेशन करना बहुत ही आसान है, लेकिन असल मकसद है इस फार्मूले को समझना। तो याद रखिएगा, अब अगर मैं उसी चार सफेयर को उठाऊं, ये मैंने चार सफेयर उठाया और उसको मैंने अलग अलग शेप्स में डाल दिया, मैं ये देखें मैंने उसको स्क्वायर में डाल दिया ये रैंडम कोई भी शेप बन गई, ट्रायंगल में डाल दिया। याद रखिएगा जितना फ्लक्स हमारे सफेयर में से पास करेगा उतना ही फ्लक्स हमारी इन शेप्स में से भी पास करेगा। यानी कि जो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री। वो शेप और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपके मटेरियल की शेप क्या है, आपके मटेरियल की ज्योमेट्री क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। और फिर सवाल पैदा होता है कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो दो बातें। फार्मूला आप देखें टोटल फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से आप देखें आपके पास ये जो फ्लक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दो फैक्टर्स बनते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। एक तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये एप्सिलॉन आर यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखें डिपेंड्स अपॉन की बात जब भी आएगी इट विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर हमारे पास होगा कि हमने उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज किया, और याद रखिएगा दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होगा वो हमारा मीडियम होगा। ये दो बातें हमने याद रखनी है कंक्लूजन के अंदर कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो शेप और ज्योमेट्री से तो आजाद है, लेकिन वो चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एक एमसीक्यू इसी सिनेरियो में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज डिपेंड्स अपॉन। तो बात ये पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अभी हमने बात भी की है। देखें जी, अभी हमने बात की शेप के ऊपर या ज्योमेट्री के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता,
मीडियम पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा बोथ बी एंड सी। तो बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, दैट इज बोथ बी एंड सी, क्योंकि मीडियम पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। छोटी सी बात याद रख लीजिएगा एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लक्स एंटरिंग अ सरफेस, अगर फ्लक्स किसी सरफेस में एंटर हो रहा हो तो याद रखिएगा उस फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। If flux is entering a surface, that flux is taken negative, and if flux is leaving a surface, तो याद रखिएगा उस फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ्लक्स इस तरीके से गुजर गया तो जब वो एंटर हो रहा होगा दैट विल बी टेकन नेगेटिव, और जब वो लीव कर रहा होगा दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज एंटरिंग अ सरफेस इज टेकन नेगेटिव, एंड व्हेन इट इज लीविंग अ सरफेस इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कुछ छोटी मोटी बातें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड डेरिवेशन आपने इस आर्टिकल के लिए याद रखनी है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है, कंक्लूजन याद रखनी है, एमसीक्यूज याद रखना है, और ये नोट याद रखना है कि फ्लक्स एंटरिंग अ सरफेस इज नेगेटिव एंड फ्लक्स लीविंग अ सरफेस इज पॉजिटिव। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।